और एक एक बूथ को जीतना। राजस्थान के जालौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये अपील की तो विरोधियों ने इसमें भी कुछ निगेटिविटी खोज ली। सियासी हलकों में कान वो कुछ सवाल फैलाने लगे। क्या बीजेपी कम मार्जिन से जीतने वाली है? क्या बीजेपी की जीत का अंतर कम हो रहा है? एक एक वोट के लिए अपील करने की वजह क्या है? फिर मोदी के विरोधी ये कहने लगे कि एनडीए की सरकार जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। विरोधी पार्टियों की रैलियों में खूब जोर शोर से इस बात को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर चाहे ये विरोधी पार्टी हो या फिर उनके सिंपैथाइजर, इस नैरेटिव को खूब हवा देने लगे। मैं आपको बताऊंगा इस नैरेटिव के पीछे हकीकत कितनी है और कितना है फसाना। 24 के लोकसभा चुनावों में कुल 7 फेज में मतदान होना है। अभी पहला फेज ही हुआ है, 6 फेज बाकी है। 102 सीटों पर वोट पड़े हैं। एक सीट पर 2 चरणों में मतदान होगा। इस तरह 6 फेज में 442 सीटों पर मतदान बाकी है। यानी अभी तो चुनाव की बोहनी ही हुई है, पूरा चुनाव अभी बाकी है। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना टारगेट रिवाइज नहीं किया है, फिर भी इंडी अलायंस के नेताओं को 4 जून की हड़बड़ी हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शौहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा। नरेंद्र मोदी का डर दिखाना और राहुल गांधी को विकल्प बताना, कांग्रेस एक साथ दो काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट राउंड की रिपोर्ट को एक्सीलेंट बता चुके हैं, लेकिन मोदी विरोधियों ने एक साथ कई फ्रंट खोल दिए हैं। गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक में संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। एक में संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 79 जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नंबर 2 बनकर लीड रोल में आ गई। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। झारखंड में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की मैसेंजर बनकर मैदान में आई हैं। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से अब आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में 400 वाली की बात का वॉल्यूम कम हो गया है। फिर एक बार मोदी सरकार का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है। मोदी के विरोधियों ने यहीं से क्यों लिया है? पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है
पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी? यहाँ तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। फर्स्ट फेज की पोलिंग का डेटा दिखाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर से निकल ही नहीं रहे। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में मोदी की ग्राउंड फोर्स घर में बैठकर भजन कर रही है, या 24 का ये चुनाव साइलेंट चुनाव है? फर्स्ट फेज की पोलिंग से इतना तो क्लियर हो गया है कि इस चुनाव में 14 और 19 जैसा माहौल नहीं है। 2014 का चुनाव एंटी करप्शन नैरेटिव पर हुआ था। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवादी थीम पर चुनाव लड़ा गया था। 14 के चुनाव से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जन लोकपाल आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के ठीक बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस जब तक हालात भांप पाती, तब तक पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में मोदी के नाम की लहर उठ गई। मोदी 14 में जीते, फिर 19 में जीते, अब 24 में विपक्ष के पास 3 ही ऑप्शन बचे। विपक्ष के पास पहला ऑप्शन है तिहाड़ जेल, दूसरा ऑप्शन है ईडी वाला खेल, और तीसरा ऑप्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल। हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जवान, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। उन लोगों को लगा दिया गया, भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गिदर भक्ति से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। कांग्रेस, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये मुद्दे चुनाव हराने या जिताने वाले मुद्दे नहीं हैं। चुनाव की सेंट्रल थीम नहीं होने से मतदान प्रतिशत गिरा है। 2019 में फर्स्ट फेज की 102 सीटों पर 69.9% वोट पड़े थे। 2024 के चुनाव में उन्हीं 102 सीटों पर 65.3% वोट पड़े हैं, यानी फर्स्ट राउंड में 4.6% वोट कम हो गया। क्या वोट सिर्फ बीजेपी का कम हुआ है, या बीजेपी शासन वाले राज्यों में मतदान प्रतिशत गिरा है? तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान प्रतिशत 3% गिरा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6% कम वोटिंग हुई। राजस्थान की 12 सीटों पर 6% कम मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी 8% कम वोट पड़े। बिहार की 4 सीटों पर 2019 के मुकाबले 6% कम वोट पड़े। यूपी की 8 सीटों पर भी 2019 के मुकाबले 5% वोट कम पड़े। फर्स्ट राउंड में वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से एसओएस पहुंच गए। नेताओं के बीच खूब डिस्कशन हुआ और तय किया गया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए फिर से जोर शोर से अपील की जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह किसी हार के अंदेशा की वजह से किया जा रहा। ऐसा बेहद रेयर केस में होता है कि वोटिंग परसेंटेज घटने या बढ़ने से किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की हार हो जाए। बीजेपी की यह कोशिश है कि बड़े मार्जिन से तो जीत हो ही, साथ ही साथ 50% वोट शेयर का लक्ष्य हासिल किया जाए, जिससे 400 सीटें आ सके। बीजेपी चाहती है कि दुनिया में एक मैसेज दिया जाए कि भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त और कितना मजबूत है, ताकि जो विरोधी भारत के लोकतंत्र को लेकर दुनिया में नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें करारा तमाचा किया जा सके। फर्स्ट राउंड की पोलिंग के बाद एक थ्योरी ये चल रही है कि यूं तो वोटिंग परसेंटेज हर राज्य में ही गिरा है, लेकिन उन सीटों पर ज्यादा गिरा है जहां 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट जीता। जिन 102 सीटों पर मतदान हो चुका है, उनमें से 49 सीटें एनडीए के पास हैं। 19 के चुनाव में 45 सीटें इंडिया अलायंस की पार्टियों ने जीती और 8 सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं। मोदी हेटर्स की थ्योरी यह है कि जिन 49 सीटों पर अभी एनडीए का सांसद है, उन सीटों पर 5.9% यानी करीब 6% कम मतदान हुआ, और जिन 45 सीटों पर अभी इंडी अलायंस का सांसद है, वहां सिर्फ 3% मतदान गिरा। कुल मिलाकर पहले दौर में 76 लाख वोटर कम निकले। मतदान का डेटा दिखाकर ये प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि फर्स्ट राउंड में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है।
नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले विरोधियों की टर्मिनोलॉजी और उनकी डिक्शनरी पर गौर कीजिए। 19 अप्रैल को फर्स्ट राउंड की पोलिंग का डेटा रिलीज होते ही सोशल मीडिया कई तरह के जुमलों से भर गया, जैसे मोदी का बुलबुला फूट गया, बीजेपी का जोश ठंडा पड़ गया, बीजेपी का नशा टूट रहा है, मोदी वाला बुखार उतरने लगा है, बीजेपी में बदहवासी है, बीजेपी वर्कर घर बैठ गए। ये भी कहा जा रहा है कि 400 पार के दावे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के प्रति आश्वस्त कर दिया है, इसलिए वो घर बैठकर ही भजन करने लगे। भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का, लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। मैं आपको फर्स्ट फेज के चुनाव का एक इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूं। फर्स्ट फेज में 21 राज्यों के जिन 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां पर एनडीए और इंडिया अलायंस में शामिल दल तकरीबन बराबरी पर रहे थे। 102 लोकसभा सीटों में से 49 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी और 45 सीटों पर इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं उनकी जीत हुई थी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में 36 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। सीधे मुकाबले वाली सीटों पे कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 36 सीटों में से 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई थी। इस बार 2024 में 45 सीटें ऐसी हैं पहले फेज में जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की 186 सीटों पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सीधी टक्कर होती है। 2019 में इन 186 सीटों में से बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी, कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिली थी। इस तरह 2019 में डायरेक्ट फाइट वाली 186 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 92% और राहुल का सिर्फ 8% था। 2014 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट वाली 186 सीटों पर चुनाव हुए तो बीजेपी ने 162 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। इस तरह 2014 में मोदी का स्ट्राइक रेट था 87% और राहुल गांधी का था 13%। 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ अपना स्ट्राइक रेट 5% बेहतर किया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट का यही ट्रेंड है। डायरेक्ट फाइट वाली सीटों पर मिनिमम 85% स्ट्राइक रेट मोदी का ही रहता है। 2014 में कांग्रेस 464 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 44 सीटें जीत पाई। 2019 में कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 52 सीटें जीती। कांग्रेस की दिक्कत है कि इस बार फिर से कांग्रेस के सेनापति राहुल गांधी ही हैं। राहुल मोदी को फुल टॉस गेंदें फेंकते रहते हैं और मोदी उन पर सिक्सर मारते रहते हैं। आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाए। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है? हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को वोट मत दो। पूरी कांग्रेस पार्टी, हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन मशीन को फुल फोर्स के साथ चालू कर दिया है। मोदी खुद एक एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं।
राहुल गांधी 4 दिन में 4 रैलियां नहीं कर पा रहे। इंडी अलायंस ने अब तक 3 ज्वाइंट रैलियां की हैं। पहली रैली मुंबई में, जहां उद्धव ठाकरे होस्ट थे। दूसरी रैली दिल्ली में, जहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल होस्ट थी। और तीसरी रैली रांची में, जहां हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होस्ट बनी। इंडी अलायंस की रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को भी रांची जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए राहुल गांधी रांची नहीं जाएंगे। उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को रांची भेजा गया। बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सौदे दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है। मुझे अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा? 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रही है मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। रांची में इंडी अलायंस की ज्वाइंट रैली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी का कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कुर्सियां फेंकी गई तो कई लोगों के सिर फूटे। मैम, फर्स्ट फेज का पोलिंग खत्म हो गया है। क्या असेसमेंट आप लोगों का है इंटरनली? जब आप असेसमेंट करते हैं चीज़ों पर, कहाँ पाते हैं इंडिया? एक्चुअली हमारा इंटरनल असेसमेंट अच्छा रहा है और जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही है हर जगह से फर्स्ट फेज में हम अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट फेज में 2019 में भी यूपीए ने अच्छा किया था, एनडीए का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो आपको लगता है वो परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट होगी या उससे ज़्यादा? उम्मीद तो यही है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे हर फेज में, तो आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। ये जो चुनाव है मैम, ये गारंटीज वर्सेस गारंटीज का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि ये इंडी अलायंस वाले जो हैं ये झूठे वायदे कर रहे हैं, और जो गारंटीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं ये उनकी गारंटी है कि वो गारंटी पूरी जरूर हो जाए। देखिए, उन्होंने गारंटी के तौर पर वादा किया था कि वो 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, वो 15 लाख रुपए नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। इतनी सारे बातें की थी उन्होंने, वादे किए थे उन्होंने, वो पूरे नहीं हुए। हम जो कांग्रेस में कह रहे हैं उसका प्रमाण है। कर्नाटक में हमने गारंटीज दी, वो आज पूरी हो रही हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कि हम कुछ करेंगे, हमने करके सारी चीज़ें दिखाई। हिमाचल में की, जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है, तेलंगाना में भी हमने जो गारंटी दी वो पूरा करने का काम हमने शुरू कर दिया। तो हमारा तो प्रमाण है। तो देखिए, वो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह ले, उनकी तो वैसे भी आदत है कि वो कुछ भी कह लेते हैं और फिर बाद में उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। महिलाओं से स्पेशल कनेक्ट आपका है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ देखती हूँ आप पूरा पहले बात करती है, शादी में ये सब हो रहा है, ये सब पूछती है कि फिर भी आई। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब तो वोकेशन में चली जाती हैं, राहुल जी की बहन तो वोकेशन में चली जाती हैं। बीजेपी वाले कहते हैं 24/7 पॉलिटिशियन है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कांग्रेस में जी ने नहीं कहा, शायद अमित शाह जी ने कहा ये। तो लगता है अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए, क्योंकि पहले भी वो महिलाओं पे जासूसी करते थे साहब के लिए, आज भी जासूसी कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। हाँ, मैं गई थी अपनी बेटी से मिलने, इसमें क्या बुराई है। 3 दिन के लिए मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं गई उससे मिलने। छोटी है, पढ़ाई कर रही है, इसमें कौन सी बात है। तो ये महिलाओं के पीछे पड़ना ना, और इस तरह से घुमा कर महिलाओं के बारे में बात करना, ये इनकी पुरानी आदत है। मोदी से लड़ने के लिए जहां जहां कांग्रेस आगे आ रही है, वहां वहां बीजेपी को लगता है कि उसका चांस बिना कुछ किए ही बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी इस चुनाव को टेकन फॉर ग्रांटेड मानकर चल रही है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिहाज से कुछ कंसर्न भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के चुनाव की अगर इस चुनाव से तुलना करें तो इस चुनाव में कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा नहीं जो सभी वोटर्स को एक सूत्र में जोड़ सके। मोदी का फैक्टर तो हर जगह बीजेपी और गठबंधन के लिए रामबाण होता ही है, लेकिन कई जगह लोकल फैक्टर्स भी हावी हैं।
और जहां लोकल फैक्टर्स हावी हैं, वहां बीजेपी या गठबंधन का उम्मीदवार अगर कमजोर है तो फिर गठबंधन के लिए वहां पर परेशानी नजर आ रही। उदाहरण के तौर पर बीजेपी बिहार में यह मानकर चल रही है कि 30 से 32 सीटें आसानी से जीतेगी, लेकिन 32 से 40 तक का सफर आसान नहीं होगा, खासतौर पर वो सीटें जहां गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी के सामने बीजेपी अपनी सीटों को तो बहुत कंफर्टेबल मानकर चल रही है, वही ग्राउंड रिपोर्ट भी है, लेकिन जहां सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं वहां लोहे का चना चबाना पड़ रहा। कर्नाटक में भी 7 से 8 सीटें रूरल क्षेत्र की ऐसी हैं जहां बीजेपी को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका बिहार में सेकंड फेज के चुनाव में बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है। 5 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की मशीन पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है। टारगेट को ध्यान में रखकर पार्टी की ताकत को पहले से अधिक मोबिलाइज किया गया है। बीजेपी ने अभी नहीं तो कभी नहीं वाली फीलिंग के साथ ग्राउंड फोर्स को उतारा है। बीजेपी की इलेक्शन मशीन को फ्रंट से लीड करने का जिम्मा नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखा है। राजस्थान में मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकालकर वो बात बताई जिससे कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, क्या पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हैंकने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जब तक वोटिंग है तब तक बीजेपी हैट्रिक के लिए निश्चित है। पोलिंग परसेंटेज घटना बीजेपी के लिए ही कंसर्न नहीं है। इससे ज्यादा चिंता वाली बात दूसरी है, वो है संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के तेवर। पिछले 10 दिनों से इंडी अलायंस के सभी नेताओं ने एक सुर से कहना शुरू कर दिया है कि मोदी 400 सीटें संविधान बदलने के लिए मांग रहे हैं, और जैसे ही मोदी को 400 सीटें मिलेंगी वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बात लगातार मजबूत और दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, और इसके बाद
गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है, और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी की ने क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, याद रखिएगा। नंबर 2, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, वो है भारत का संविधान। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नीति और योजना के खिलाफ खड़े हैं, तो वो है आरक्षण की योजना। आरक्षण का मुद्दा सेंसिटिव है। इस मुद्दे पर 2015 के चुनाव में बीजेपी के हाथ जल चुके हैं। 24 के चुनाव में वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता। वो झूठ फैला रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ के सरदार है। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 सालों से, आपने 14 में भी पूर्ण बहुमत, 19 में भी दिया। हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस वालों, आपको बहुमत मिला, आपने इमरजेंसी डाली थी। हमें बहुमत मिला, हमने 370 को समाप्त। हमें बहुमत मिला, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया। नरेंद्र मोदी की पार्टी हर चुनाव को सीट बाय सीट मार्किंग करके लड़ती है। इस मेथड को इस बार ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लागू किया गया। पहले एक मंडल में मोदी की एक रैली होती थी। इस बार हर सीट पर और उसके बगल वाली सीट पर भी मोदी की रैलियां हो रही हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 21 सीटों पर चुनाव था। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अपने देश के चुनाव से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी भारत के इलेक्शन में है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर और आम पब्लिक के बीच इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर इंडिया के इलेक्शन में चल क्या रहा, मोदी अपने विरोधियों से कितना आगे है, और अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। भारत के इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिर नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो ये कि मेजोरिटी उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर गई। ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सब चल के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसका कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, न्यूज चैनलों से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक इंडिया इंडिया चल रहा है। इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी आवाम आज वाकई लाइफों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। इंडिया क्यों आगे? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो नेबर कभी तंग क्या सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा? वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मरेंगे।
21 अप्रैल को जब पाकिस्तान में अवामी असेंबली के इंतखाब यानी इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान की मीडिया में ज्यादा चर्चा इंडिया के इलेक्शन की थी। और सियासी तज्जियाकार इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 दफा वजीर आजम बनने वाले पहले सियासतदान होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी लोकसभा में दावा किया है कि उनके पहले 2 अवार्ड सिर्फ एपिटाइजर थे, मेन कोर्स उनके तीसरे दौरे हुकूमत में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम में जहां अवाम को ये बता रहे हैं कि जिस वजीर आजम ने भारत को चांद पर पहुंचाया, भारत में अरबों की सरमायाकारी दिलवाई, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज किया, भारत की 80% हिंदू आबादी का हिंदू नेशनलिज्म का ख्वाब पूरा किया, तो भाई ये खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत उसी सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तरफ आलमी मीडिया इशारा कर रहा है। लेकिन इस सबके दौरान बासुरियाकारों की राय में नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए अपने टारगेट और दावों के मुताबिक 400 से 250 नशिस्तें जीतना मुश्किल होगा। हिंदू नेशनलिज्म जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीतकर तीसरी बार मोदी आजम बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहीं यही हिंदू नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनूबी रियासतों से जीतने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से मजहब के नाम पर अलग होकर एक मुल्क बना, वो इंडिया से इस कदर ऑब्सेस्ड है कि खास हो या अवाम, हुक्मरान हो या पत्रकार, सबकी जुबान पर सिर्फ हिंदुस्तान का नाम होता है। कैमरे का फोकस जैसे ही पड़ता है, वैसे ही पाकिस्तान की पब्लिक भारत की तरक्की की तारीफ और अपने मुल्क की बुरी हालत को कोसने लगती है। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निजाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है चांद पे रोटी अगर कम करके तो वो बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लाके रोटी वो लेती है। उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाले पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो उनकी न्यूज ये नहीं सुनी आप लोगों के, खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ, एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे। हमारा तो कोई एक आना भी लगेगा, हमें गोली जाया करने की जरूरत नहीं है इनके पास, यानी ये पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। तो यही बात है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसे ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये भी ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं जो भी हो रहा है। असल में पाकिस्तान की माली हालत खस्ता है। टीवी चैनलों पर जो भी थोड़ी बहुत बहस चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि मुल्क के हालात बेहद नाजुक हैं। न अवाम को खिलाने के लिए रोटी है, न कर्जा चुकाने के लिए डॉलर है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उधार लेकर भी इतनी रकम नहीं जुटा पा रहा है कि 4-6 महीनों का खर्च चल सके। हमारी जो इस वक्त नाज़रीन जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत है वो इतनी अच्छी नहीं है। 1 अरब डॉलर की अदायगी के बाद भी हमारे जो रिजर्व हैं वो अभी भी 8 अरब डॉलर है, और ये इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कम अज़ कम भी कोई 3 अरब डॉलर मार्केट से खरीदा है। यही वजह है कि 1 अरब डॉलर अदा करने के बाद भी जो रिजर्व है वो 7 अरब डॉलर पे नहीं गिरे, वो 8 के आसपास ही अभी भी हैं। तो इतने लो लेवल का जो रिजर्व आपका है, जो सिर्फ तकरीबन एक महीना रफली आप कह सकते हैं कोई 6 से 7 हफ्तों की इम्पोर्ट से कवर के बराबर है, और आपके फिर रुपये के ऊपर भी दबाव आ सकता है, डिले होता है IMF के प्रोग्राम में, मार्केट्स भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो इस सारे सूरत हाल में अगले IMF एग्रीमेंट का होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि न पेट भरने का पैसा, न कर्ज चुकाने की रकम। इन्फ्लेशन के साथ जो GDP ग्रोथ का जो आउटलुक है IMF का,
वो उन्होंने पाकिस्तान का 2% रखा है इस साल का, और अगले साल का उनका 3.5% की उनकी फोरकास्ट है। जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका फिर IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है, वो है बजट के खसारा। बजट का खसारे का जो हदफ बजट में हुकूमत ने दिया वो 6.5% अपने GDP था, रफली कोई 6,900 अरब रुपए का बजट का खसारा होना था। अब जो IMF की एक और रिपोर्ट आई है फिस्कल मॉनिटर की, उसमें वो बता रहे हैं कुछ 7.4% के करीब बजट का खसारा होगा, जिसका मतलब है तकरीबन 7,800 अरब रुपए, या बजट का जो हदफ था उससे 1,000 अरब रुपया ज़्यादा। तो अगर मुसलसल कर्जे भी बढ़ रहे हैं, महंगाई की शरह भी कम नहीं हो रही, तो क्या फिर IMF अपनी जो पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान है उसको रिव्यू करेगा या नहीं करेगा? हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कटोरा लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर खड़े हैं और गाना गा रहे हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। जिस वक्त पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन में कर्ज मांगने की गुहार लगा रहे थे, उसी वक्त IMF ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बदहाल और आतंकवादी मुल्कों के खाते में डाल दिया। अब पाकिस्तान को इराक, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के साथ रखा गया है। सोमालिया और सूडान की कैटेगरी में डाले जाने के बाद पाकिस्तान के लिए कर्ज हासिल करना, अपना खर्च चलाना और भी मुश्किल हो गया है। इन हालात में जब पाकिस्तान के लिए अपने अवाम का पेट भरना मुश्किल हो गया है, तो पाकिस्तान में पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के इलेक्शन का चुनावी बयानबाजी का ब्रॉडकास्ट बढ़ गया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने यूपी में जब पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसके बुरे हालात का जिक्र किया, तो उनके इस बयान की चर्चा जोर शोर से हुई। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, मगर जाहिर था कि आटे की क्राइसिस तो पाकिस्तान में ही है, रोटी के लाले तो पाकिस्तान को ही पड़े हैं। ऐसे में मोदी के इस बयान पर पूरे पाकिस्तान में चर्चा छिड़ गई। अवाम अपने मुल्क और इंडिया की तुलना करने लगे। आपको पता है कि जो आईफोन का, यानी कि ये जो एप्पल का प्रॉपर स्टोर, मतलब प्रोडक्शन स्टोर, ये दूसरे वाले रिटेलर स्टोर नहीं, प्रोडक्शन स्टोर इंडिया में ओपन हो गए। आपको पता है कि टेस्ला मोटर्स वहाँ पे ओपन हो गई है, सारा कुछ हो गया। वाई? रीजन इज, जो गवर्नमेंट है, जो बंदा उधर आया है ना, ऊपर जो सीट पे बैठा हुआ है, पीपल एक्चुअली सेलेक्ट हिम। जो आपका हुक्मरान है, जब तक वो बंदा आजाद नहीं होगा, अपने ख्यालात से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगा, सर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो गरीब आया, जो लैंड में लगा है, वो गरीब ही है ना, ठीक है, तो उसको मेरे पे लगा हुआ है। मजदूर बंदा दिहाड़ी तोड़ के राशन के लालच में लगा हुआ है कि यार मेरे घर का कुछ चल जाए, निजाम काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लैंड में लगा है, 3 घंटे बाद उसकी बारी आई है, तो वो कहता है कि राशन आपका नहीं है, आपका है नहीं, तो है किसका? पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार ये बताने लगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इंटरनेशनल ट्रेड में भारत कहाँ है और पाकिस्तान किन हालात में। आजकल हम इस इशू में फंसे हुए हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है और एक उधार पे चलने वाली या लोन पे डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए क्या किया जाए। इसी दौरान ये खबर कि इंडिया की मतलब ऑल टाइम एक नया रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है, 776 बल्कि 777 बिलियन US डॉलर्स की उन्होंने एक्सपोर्ट्स की है फाइनेंशियल ईयर्स 2024। अब क्या चीज़ है, और 5वीं बड़ी इकोनॉमी एज ए एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन चुके हैं वो। अभी पाकिस्तान अपने और हिंदुस्तान के हालात के फासले का हिसाब लगा रहा था, तभी एक और बुरी खबर आ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्निक देने वाली चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाबंदी लगा दी। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब मिसाइल टेक्निक हासिल करने में दिक्कत होगी।
पाकिस्तान को झटका देने के बाद अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े तो पाकिस्तान के लोग पूछने लगे कि आखिर क्या वजह है कि एक साथ आजाद हुए भारत और पाकिस्तान की हैसियत में आज इतना फासला है। अमेरिकन स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना था कि इंडिया जमहूरियत की मां है। दुनिया इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि मैथ्यू मिलर ने ये भी कहा कि इंडिया हमारा बहुत ही क्लोज पार्टनर है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत क्लोज। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना, एक ऐसी क्लोजनेस होना जिसमें बराबरी की सतह पर जो है वो ताल्लुकात होना, रिलेशंस होना और बात। जबकि किसी को ये कहना कि हम उनकी मदद कर रहे हैं तो ये और बात है। असल में इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलों के बरमुडा ट्रायंगल से जूझ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान की माली हालत खराब है, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहद बिगड़ी हुई है, मुल्क दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासी हालात बिगड़े हुए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम कर रखा है। इमरान के समर्थकों ने रोज धरना प्रदर्शन और हंगामा करके मुल्क में खाना जंगी यानी सिविल वॉर के हालात बना दिए हैं। वहीं सियासी और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कमजोर देखकर आतंकवादियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। निशाने पर पाकिस्तानियों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी हैं। ये पाकिस्तान की अपनी नीतियां हैं जिन्होंने उसे इन चुनौतियों के भंवर में डाला है। ऊपर से इमरान खान के फौज और नवाज शरीफ के झगड़ों ने सरकार के कामकाज